पॉलिसी में, लास्ट वाली पॉलिसी में भी डिस्कशन हुए थे, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह। राजीव गांधी के टाइम पे ये बातें हुई थी, नरसिम्हा राव के टाइम पे, कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे उनका, और उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेकअप, ब्यूटी पार्लर सारे कॉलेज में चल चुके हैं सर, सब सिखाओ आप, है ना। लेकिन बात सारी ये है कि वो उस कोर्स को करने के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं सीख पाता है। अल्टीमेटली उसे इंडस्ट्री में जाकर ही सीखना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग उन्हें ही देनी पड़ती है। एजुकेशन पॉलिसी में हम कई बार ये बात करते हैं कि साहब हम ये जो सिंगल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं ना, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, जैसे केवल कंप्यूटर एजुकेशन दे रहा है या केवल टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है, तो हम आजकल कर रहे हैं बात की इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। जैसे आप लोग संगम से आए हो, वहाँ पे इंजीनियरिंग के, आप जो साइंस के, अप्लाइड साइंस के स्कूल के हो, तो सिर्फ अप्लाइड साइंस पढ़ने वाला क्या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े? क्या उसका सोशियोलॉजी नहीं आनी चाहिए? तो अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी में आया कि साहब उसको इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए भी हम प्रेरित करेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रांस एक कंट्री है, बड़ा पिछड़ा हुआ है ना फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर कॉर्प्स सिस्टम होता है। जो स्टूडेंट एक बार 10वीं 12वीं के बाद अपना सब्जेक्ट, अपना विषय तय कर लेता है, उसके अंदर उसको डाला जाता है उसकी चॉइस के हिसाब से, मजबूरन नहीं, चॉइस के हिसाब से, और फिर उसको उसी स्ट्रीम में रखा जाता है और वो उसमें पारंगत होकर के आगे ज़िंदगी भर काम करता है। अगर वो लाइब्रेरियन बन गए तो वो लाइब्रेरी के काम में लगे रहेंगे पूरी ज़िंदगी, और उसमें ऊपर उनको राइज मिलेगा। किसी लाइब्रेरियन को टेक्नोलॉजी समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर किसी साइंस के कैंडिडेट को इकोनॉमिक्स समझाने बैठ जाओगे, जैसे सर ने अभी बोला कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती थी तो छोड़ देते ना भाई, टीचर्स ने छोड़ा नहीं, इनको टारगेट बनाया। तो टीचर की गलती है। हम जो माहौल देश में बना रहे हैं ना, उसकी भी थोड़ी सी गलती है। हमें माहौल ये बनाना चाहिए देश के अंदर कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करें, सीखने के लिए प्रेरित करें। अब वो चाहे हमें अपनी किताबों से मिलता है या किन्हीं और किताबों से मिलता है, तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम ट्रांसलेशंस करें। सुझाव, ट्रांसलेशन फ्रॉम तमिल लिटरेचर, आंध्र प्रदेश के तेलुगु लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर। हम राजस्थान में कितना पढ़ा, कभी पढ़ा क्या? हमें तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के राइटर्स के बारे में, लिटरेचर के लोगों के बारे में नहीं पता है। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी तो मारो गोली, है ना। तो लेट अस डेवलप अ कल्चर जिसके अंदर कि हम अपने स्टूडेंट्स को पहले तो लिटरेचर पढ़ाएं, ट्रांसलेशंस करा के, जिससे कि उनमें क्या पैदा होगा। अब आप कहोगे सब लिटरेचर पढ़ाने से क्या होता है, मैं साउथ की कहानी की पढ़ूं या मैं मिजोरम की कहानी को पढ़ूं, तो उससे क्या फर्क यह पड़ेगा कि हमें सेंसिटिविटीज डेवलप होंगी। अभी मेरे से पहले हमारे सीनियर एल्डर स्पीकर ने बोली ये बात कि वी नीड टू डेवलप सेंसिटिविटीज। हम में सेंसिटिविटी तो आए। वो हामिद की कहानी जो बचपन में कभी पढ़ी थी, सबने सिर हिला दिया, ठीक है ना। दिल को जो छू जाए वो शिक्षा हमें बदलती है, और वो शिक्षा हमें मॉरलिस्टिक होना सिखाती है। फिर हम बेहूदी बातें नहीं करते, हम सड़कों पर बदतमीजियां नहीं करते, और कोई करता है तो मुझे रोकते भी हैं, और नहीं रोकते तो हम उसके और भी कुछ तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। रिसर्चेस पे आता हूँ जरा सा। रिसर्च स्कॉलर्स मेरे सामने बैठे हैं काफ़ी सारे। आपको शायद पता होगा कि इंडिया, नहीं आपको पता नहीं हो, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा PhD रिसर्च स्कॉलर्स रजिस्टर हैं। 1 लाख तो रजिस्टर हुए पिछले 5 साल के अंदर ही। खुशी की बात यह है कि इनमें से अब आधे से थोड़ा सा ही कम लड़कियां आने लग गई हैं रिसर्चेस में। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे हायर एजुकेशन के अंदर हाईएस्ट लेवल के ऊपर लड़कियों की एंट्री होने लग गई है। हमारे देश बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है। सेकंड, रिसर्चेस कितनी है जरा बताता हूँ। सबसे ज्यादा पता है किसमें होती हैं? इंजीनियरिंग में, उसके बाद साइंस में। लोग सोचते होंगे सोशल आर्ट्स में या सोशल साइंसेज में या इनमें ज्यादा होती होगी रिसर्च, नहीं। 3rd नंबर पे आर्ट्स आता है, सोशल साइंसेज आता है। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग, सेकंड इज साइंसेज, और दोनों मिलाकर के आर्ट्स वालों से 3 गुना है। लेकिन भाई साहब मेरे को तो कभी समझ में आया नहीं, विश्व के अंदर जितने भी इनोवेशंस हुए हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं साइंटिफिक, वो तो विदेशों से ही क्यों हुए? आप कोई प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हो और कोई फलाना बोलते हो, ढींगा बोलते, सारे के सारे विदेशी।
हमारे देश के, अच्छा 70 साल पहले तो हम ठीक नहीं थे, पिछले 10, 20, 25 साल में तो हम थोड़े ठीक हो गए होंगे ना। वेयर आर रिसर्चर्स? हम न्यूक्लियर रिएक्टर अभी भी इंपोर्ट करते हैं, हम मिसाइल्स अभी भी इंपोर्ट करते हैं, हमारे जितने भी एम्यूनेशन और आर्म्स हैं उसमें से 80% इंपोर्टेड है। कंज्यूमर सोसाइटी का पार्ट हुआ। आप इसके कोई भी लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिसर्चर्स को कॉपी पेस्ट सिस्टम्स बना दिया है आजकल हमने। और अभी जो हमने एक बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, समझ में आता नहीं है। हमने सारे रिसर्च स्कॉलर्स को ये प्रेरित कर दिया है कि पेपर लिखो, कितनी संख्या होगी, कैसी होगी, ये गिनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्वालिटी क्या होगी, वो क्वालिटी की बात कहीं है ही नहीं। नंबर ऑफ पेपर्स की बात है, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेज अटेंडेड, उस पर API स्कोर बनते हैं। अब आई मे बी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ये नैक नाम की संस्था जो आके ग्रेडिंग देती हैं, अब आसीन जैसे कॉलेज को अगर हम कंपेयर करने लग जाएं सेंट स्टीफन कॉलेज से, तो वो A+ और यहाँ हमें B, C, क्या हम तो मतलब नहीं, कुछ नए कैटेगरीज बनाने पड़ेंगे। कॉलेज हिसाब से मतलब क्या क्राइटेरिया क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटीज़ की जो चीज़ें होती हैं वो हम कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसीज़ इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रही है। जो विद्वान जन वहाँ पे बैठे हैं उनको इन बातों पे हमें गौर कराना पड़ेगा कि हम हायर एजुकेशन लर्निंग के अंदर अगर हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और हमें इंडस्ट्रिया को भी सप्लाई देनी है, और हमें देश के अंदर अगर तरक्की भी करनी है, तो हमारी डेवलपमेंट, हमारी रिसर्चेस के अंदर ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी नहीं बोलती है कि हम UGC बंद कर देंगे, AICTE बंद कर देंगे और एक इंटीग्रेटेड बनेगी, क्योंकि हम कोर्सेज इंटीग्रेटेड चलाना चाहते हैं। इसलिए ये बात थोड़ी सी लॉजिकल लगती है कि UGC सेपरेट चलेगी, AICTE सेपरेट चलेगी, चलेगा नहीं। हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज, मतलब यानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अब सोशोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट तो वैसे ही ऐड कर देते, फ्रीडम दे देते किसी को। ये नई बातें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली था, कभी मैं की बात नहीं करना चाहता, एक्चुअली हमें एक्सपीरियंसेस की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर यशपाल आए हुए थे। प्रोफेसर यशपाल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन रहा करते थे उस समय। हम आपकी तरह छोटे छोटे स्टूडेंट थे, पानी लाने के लिए और चाय लाने के लिए खड़े थे। लेकिन प्रोफेसर यशपाल को सुना, यशपाल उस समय बोलने लगे, आप कभी गूगल कर लेना, कभी यशपाल जी मिल जाए तो उसके ऊपर, गूगल के ज़माने के पहले के आदमी हैं, लंबे से बाल होते थे, वाइट हेयर्ड। उन्होंने बोला कि देयर शुड बी एक्चुअली फ्रीडम टू ऑल स्टूडेंट्स की किसी भी क्लास में जाके आपकी क्लास चल रही चाहिए। यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास चल रही है, अगले में ABST की, इधर EFM की, उधर उसकी, और उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है कि उसको बांधो मत। डिग्री के टाइम उसको बोल दो कि क्या पेपर्स देना चाहता है, उस पेपर के वो एग्जाम दे दे। अगर उसने 10-12 पेपर्स क्वालिफाई कर लिए, मान लो वो ग्रेजुएट हो गया। बात बोली थी 90s में, 1990 के दशक के अंदर। अब हम उसको NEP के अंदर लेके आ गए हैं, क्रेडिट सिस्टम बना रहे हैं, और क्रेडिट सिस्टम के अंदर ला करके जो आप पढ़ेंगे उसके क्रेडिट्स बनेंगे, वो क्रेडिट बैंक बनेगा। आपकी गुल्लक में 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट गिनते रहोगे। ज्ञान को कैसे गिनेंगे ये मुझे अभी समझ में आ नहीं रहा। हमारे यहाँ मेरे को लग रहा है प्लानिंग में थोड़ा सा हाइपरबोल है। हाइपरबोल समझते हैं? एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं टाइम बहुत, मैं आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मालवीय सर मेरे प्रेरक रहे हैं हमेशा। मालवीय सर ने वो सिस्टम दिया कॉलेज के अंदर जिससे कि हम काम कर पाए। बात सारी ये कि ट्रंप नाम का आदमी सुना है आपने? डोनाल्ड ट्रंप। उसने ट्रंप टावर बनाना, खड़ा करना शुरू किया था जब अमेरिका में, न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन नाम की जगह होती है वहाँ। वो जब ट्रंप टावर बन रहा था, वो वैसे अमीर परिवार का बच्चा था और वो बहुत रिच फैमिली का, लेकिन उसको जो काम करना था उसको बड़ा बोलना आता था। जो भी काम कर रहा है उसको बड़ा बोलता था। वो ट्रंप टावर जब बनने शुरू हुआ, उसने बोला न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत बनेगी। लोग सोचते रहे कि यार पता नहीं कितने 150 मंजिल बनेगी, क्या बनेगी, वो उतनी नहीं बनी। जब उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब मंदिर वो बन रही थी, उसने बोला ये हमारे इंग्लैंड के सारे रिच पीपल और ये सब है ना, जितने बकिंगम पैलेस में रहने वाले, डायना उस समय जिंदा थी, तो क्या चार्ल्स और डायना भी यहाँ पे फ्लैट ले रहे हैं आकर के। बहुत शानदार बिल्डिंग है। पता लगा चार्ल्स और डायना एक कोई दूसरी विजिट के ऊपर आए थे और देश में आए थे और चले गए। ट्रंप के लिए नहीं आए थे फ्लैट खरीदने, लेकिन उसने अपनी सिस्टम को तो बेचना शुरू कर दिया ना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसने बोला ट्रंप ने
58 मंजिलें बन चुकी हैं, 68 सॉरी। जर्नलिस्ट आए, सुन के घर चले गए, अगले दिन कोई जर्नलिस्ट वहां जाके खड़ा गिन रहा होगा, 58 ही थी। 58 को 68 बोल रहा था। अमेरिका की पॉलिसी जब ट्रम्प के हाथ में जाती है तो हाइपरबोल पे चलती है। हाइपरबोल एक वर्ड होता है, चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, असलियत को धुंधला दिया जाए, समझे? मेरा हम्बल सजेशन आप सब स्टूडेंट्स के साथ, हमारी जिंदगी तो निकल गई है करीब, आप सब स्टूडेंट्स खूब पढ़ें अच्छे से और चीज की गहराई में जाएं। हम आपको ले जाएं या ना ले जाएं, हम आपको प्रेरित कर पाएं या ना कर पाएं, आप स्वयं उसमें गोता लगाएं। थैंक यू सो मच।